आप में से कुछ लोगों ने बताया कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है। बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इंडियन एविडेंस एक्ट से हम लोगों को बेनिफिट क्या होने वाला है, क्या फायदा है जिसके लिए हम लोगों ने इसके पीछे पढ़ना है, क्यों इसको डिस्कस करना है, क्यों स्टडी करना है, इसका बेसिक चीज एक बार समझ लेंगे तो आगे के सेक्शंस के साथ कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस चीज को एकदम याद रख लीजिए। जो भी टर्म्स आपको टेढ़े मेढ़े मिलेंगे वो सारे टर्म्स का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक चीज समझते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी और इंडियन एविडेंस एक्ट है क्या बेसिकली। तो देखिए, एक बात तो बड़ी सबको सिंपल सी पता है कि अपने यहाँ एक टर्म हम लोग जिसके लिए डिस्कस करेंगे वो है लॉ। और लॉ में हमारे पास दो चीजें निकल के आती हैं, सबको पता है वो चीजें क्या है। एक होता है सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। तो एक होता है सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। ध्यान से समझ लेना, प्रोसीजरल लॉ एक होता है सब्सटैंटिव, दूसरा होता है प्रोसीजरल। अब सवाल ये उठता है कि हम किसको सब्सटैंटिव कहेंगे, किसको प्रोसीजरल कहेंगे। तो सब्सटैंटिव लॉ उस लॉ को कहते हैं, और उससे पहले एक टर्म आता है कि भाई लॉ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ, लॉ क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था जूरिस्प्रूडेंस में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा जूरिस्प्रूडेंस में, अगर आप लोगों के पास होगा याद में, मेमोरी में, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, रटवा दिया गया था तोते की तरह, जो आज भी याद है ऑलमोस्ट। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन विच इज, तो ये वाली बात है शॉर्ट में अगर याद रखना चाहें तो खैर लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, चलिए वो तो है, लेकिन इससे भी इजी टर्म आता है कि लॉ बेसिकली क्या है। और इंडियन एविडेंस एक्ट के टर्म से अगर समझेंगे तो लॉ क्या निकलेगा। तो लॉ कुछ नहीं होता, लॉ बेसिकली क्या होता है कि इंसानों के बिहेवियर को कंट्रोल करने का एक तरीका है। अदरवाइज हर कोई अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन अगर जाते हैं रोड के ऊपर चलते हैं तो किसी का मन करेगा तो कोई लेफ्ट से जाएगा, कोई राइट से जाएगा, किसी की मर्जी कोई पैदल चलने लगेगा। जिसको जिधर से जाना है, जैसे दिल करे उधर से बाइक निकालना शुरू कर दे, फोर व्हीलर निकालना शुरू कर दे, कोई कमर्शियल व्हीकल ट्रक वगैरह निकालना शुरू कर दे। तो एक बहुत बहुत बड़ा केओस की जो पोजीशन है, केओस की जैसे स्थिति हो जाएगी, बिल्कुल वैसी बहुत ही अजीब सा माहौल हो जाएगा। कोई टू व्हीलर लेके जा रहा है, कोई साइकिल लेके जा रहा है, कोई रिक्शा लेके जा रहा है, कोई ठेला लेके जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग में हैपन। तो अब क्या किया उन्होंने, रेगुलराइज कर दिया कि नहीं आपको इस डायरेक्शन से चलना है, इधर से नहीं आना है, ये सिग्नल है, इसको जंप नहीं करना, ये सारी चीजें। अब ये तो बता दिया गया कि हाँ आपको सिग्नल जंप नहीं करना है, आपको गाड़ी ऐसे चलानी है, इस रूट में ये गाड़ी चलेगी, ये वन वे है, यहाँ से यू टर्न अलाउड है, यहाँ से अलाउड नहीं है। तो इस तरह की सारी चीजें। लेकिन अगर जो कोई इनको तोड़ देता है, चाहे जाने चाहे अनजाने, चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने, किसी भी रीजन से तोड़ देता है ऐसे रूल्स को, ऐसे लॉज को, तो उसको क्या मिलता है, पनिशमेंट। पनिशमेंट हम लोगों को समझ में आता है कि पनिशमेंट का मतलब जेल जाने के सेंस में है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अगर फाइन भर दिया, बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, हमने पेमेंट कर दिया ट्रैफिक पुलिस को, हमने क्या कर दिया, पनिशमेंट। हमने क्या लिया, हमें क्या मिला, पनिशमेंट। अगर हमने पेमेंट कर दिया तो वो क्या हो गया, पनिशमेंट हो गया। सो व्हाट इज दैट, इट इज वन काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो लॉ क्या करता है, लॉ करता है कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करता है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। और अगर कोई इंडिविजुअल उस बिहेवियर को जिसको कंट्रोल कर रहा है लॉ, उसको ब्रीच करता है, तोड़ देता है, तो उसके लिए पनिशमेंट भी देता है। सो लॉ बेसिकली व्हाट इज लॉ। So law means nothing but it is a one kind of rules and regulations which is made by the state। आज की डेट में बात करें तो आज की तारीख में स्टेट बनाता है कानून, और हम उस कानून से बंधे हैं जो कि हमारे इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, रेगुलराइज करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट तो समझते हैं सब कोई, जैसे फैन होता है तो फैन में होता है ना रेगुलेटर, छोटा सा आजकल लगे, पहले तो बड़ा बड़ा होता था। तो रेगुलेट का मतलब क्या होता है, रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, आपकी मर्जी है, फैन एक पर चलाना चाहो, दो पर चलाना चाहो, तीन पर चलाना, जो भी स्पीड आप चाहो वो क्या कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो लॉ क्या करता है, इंसानों के बिहेवियर को रेगुलेट करता है, इसका मतलब कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, दैट इज लॉ। अगर वो नहीं करता है, अगर ब्रीच कर देता है तो उसके लिए क्या मिलता है,
तो रेगुलेट करने के साथ साथ क्या करता है, पनिशमेंट देता है। दिस इज बेसिकली लॉ इज। अब यहां पर तो ये तो चीज हो गई कि भाई तोड़ सकते हैं, तोड़ दिया तो पनिशमेंट मिल गया, लेकिन ये सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ का चक्कर क्या है, ये तो समझ में आ गया। तो कहता है कि अगर सिर्फ स्टेट सिर्फ कानून बनाता है, यानी लॉ बनाता है, स्टेट अगर सिर्फ लॉ बनाता है और कोई उसको तोड़ता है तो उस बंदे को पनिशमेंट दिया, इसका मतलब लॉ ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली राइट्स दिए। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या, जैसे हम लोगों ने ट्रैफिक का एग्जांपल लिया, तो सपोज मान लीजिए कि अगर लॉ कहता है, रूल कहता है कि आप इस लेन से ही जाएंगे, यानी इस लेन में आने वाले हर एक बंदे का, इंडिविजुअल का, हर एक का राइट होगा कि वो इस लेन में आराम से जा सकता है, यानी उसका ये राइट है, उसका ये अधिकार है। अब इस अधिकार का वो इस्तेमाल करेगा। अगर कोई इस तरह के अधिकार को अगर ब्रीच कर देता है, यानी कि किसी के राइट्स को अगर हम खत्म कर दें, तो क्या होगा, तो ऑफ कोर्स जो बंदा खत्म करता है किसी के राइट्स को, उसको क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, चाहे वो सिविल में हो चाहे वो क्रिमिनल हो। मतलब क्या है, एक तो एक ट्रैफिक का मामला, किसी भी तरीके से हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स मिले हुए हैं। जैसे आप सबको, मेरे को, सबको एक इंडिविजुअल राइट है कि हम लोग अपने अपने घरों में शांतिपूर्वक रहें। सो एवरीवन हैज ए राइट टू लीव पीसीबली, बट किसी को ये राइट नहीं है कि वो हमारे शांतिपूर्ण जो लाइफ है उसको क्या करे, दूसरों की लाइफ को डिस्टर्ब करे। हर एक को आजादी है, हर एक को राइट है कि वो अपने पर्सनल लिबर्टी को इस्तेमाल करे, लेकिन दूसरे की पर्सनल लिबर्टी को हम नहीं ब्रीच कर सकते हैं। तो जो कोई करता है उसको दंड मिलेगा, लेकिन वो दंड देने की एक प्रक्रिया है, दंड देने का एक प्रोसीजर है, एंड दैट प्रोसीजर इज अंडर प्रोसीजरल लॉ, और जो हमारे अधिकार हैं वो हमारे सब्सटेंटिव लॉ। सो ये राइट्स है तो ये प्रोसीजर है। अब इसके लिए बड़ा सीधा सा फंडा है, एक कॉन्सेप्ट आता है, सबने पढ़ा होगा, आई एम श्योर, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रटा गया होगा, तोते की तरह आप लोगों ने रट लिया होगा, आई एम श्योर। एक लीगल मैगजीम है, यूबी जस एबी रेमेडियम, किसी को पता है इसका मतलब, यूबी जस एबी रेमेडियम? So where there is a right, there is remedy. वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। ये समझ में नहीं आता है कि भाई क्या चक्कर क्या है, जहां राइट है वहां रेमेडी की क्या जरूरत है, जब मुझे राइट ही है तो मुझे रेमेडी की जरूरत क्या है। और मजेदार चीज अगर आप जानते हो ना, बिल्कुल मैं बेसिक से बता दूंगा, कुछ दिन लगेंगे आपको समझने के लिए। शुरुआत के इंट्रोडक्शन में एक बार इंट्रोडक्शन जो बोलते हैं ना, फाउंडेशन आपका एकदम स्ट्रांग हो गया तो आगे कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एविडेंस को आप उसी एंगल से समझना कि दोबारा आपको समझने के लिए ना पढ़ना पड़े, आपको सिर्फ रिवीजन के पर्पज से पढ़ना पड़े, बस इतना ही टारगेट रखना, उससे ज्यादा नहीं। सो वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। इसका मतलब क्या निकलता है, अगर किसी को अधिकार है, राइट का मतलब तो अधिकार ही होता है, तो वहां पर उपचार भी है, रेमेडी, हिंदी में बोलते हैं उपचार। सो रेमेडी भी है, देयर इज रेमेडी। तो रेमेडी की जरूरत क्या है, मुझे अधिकार है तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को अधिकार है तो लॉ ये मान के चलता है कि एंटी सोशल एलिमेंट भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। एक जमाना था त्रेता युग में, तब रावण पैदा हुआ था, आज कलयुग है तो आज घर घर में रावण पैदा हो गया, हर जगह सोसाइटी में रावण। तो बात वही हो गई, यानी कि उस जमाने में भी एंटी सोशल एलिमेंट था, आज भी एंटी सोशल एलिमेंट है, फिर से कोई नया युग आएगा उसमें भी एंटी सोशल एलिमेंट रहेगा तो रहेगा, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इट मीन्स कि अगर किसी के पास राइट है तो उसके राइट को कोई इन्फ्रिंज कर सकता है, तो वो है एंटी सोशल एलिमेंट। यानी एंटी सोशल एलिमेंट दूसरे पर्सन को जो पीसीबली शांतिपूर्वक अपने राइट को एंजॉय करता है, उसके राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, वायोलेट करता है, तो जो कोई वायोलेट कर रहा है वो है एंटी सोशल एलिमेंट। अब चूंकि एंटी सोशल एलिमेंट ने उसके राइट्स को वायोलेट कर दिया है, तो जो बेचारा विक्टिम हो गया उसके लिए क्या है, रेमेडी। तो रेमेडी कहाँ है, तो वो चीज मिलती है, रेमेडी पाने का एक तरीका होता है, वो है प्रोसीजर।
तो राइट और रेमेडी कहाँ लिखा हुआ मिलेगा? राइट और रेमेडी मिलेगा अपने को सब्सटेंटिव लॉ के अंदर। जस्ट टेक एन एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है इंडियन पीनल कोड, द बेस्ट एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल, जो इजी टू अंडरस्टैंड है। कैसे? क्योंकि आईपीसी में लिखा है कि जो कोई दूसरा पर्सन यानी अक्यूज्ड, अपराधी, तो जो कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की संपत्ति को उससे बिना पूछे उसकी मर्जी से एक जगह से दूसरे जगह मूव कर देता है, तो हम उसे चोरी कहते हैं, उसी को थेफ्ट कहते हैं। और जो कोई थेफ्ट करता है उसके लिए पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 379 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो उसके लिए क्या रेमेडी है? रेमेडी है कि जो बंदा सामान चुरा लेता है या मूव कर देता है, जिसको हम चोरी कहते हैं, वो 3 साल तक के लिए जेल जा सकता है और उसके फाइन भी लग सकता है, या दोनों हो सकता है। मतलब क्या है कि यहां पर राइट है, राइट किस बात का है कि जिस किसी के साथ सामान की चोरी हुई, जिसका कुछ सामान चोरी गया है, उसको ये अधिकार है कि वो अपने सामान को वापस पा सके, अगर मिल जाता है तो। नहीं तो उसके पास दूसरा राइट है कि वो अपनी रेमेडी यानी कि उसको दंड दे करके उसको क्या करेगा? अपने अधिकार को पा सकता है। उसकी राइट का, उसके राइट के इन्फ्रिंचमेंट का, उसके राइट के वायोलेशन की रेमेडी क्या है? 3 इयर्स जेल और फाइन, ये हो सकता है, दोनों में से कोई भी। तो सिमिलरली अगर हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लें तो सब्सटैंटिव लॉ में क्या होता है? सब्सटैंटिव लॉ, सब्सटैंटिव लॉ में आ गया आपका आईपीसी, इसमें आता है आर्म्स एक्ट, इसमें आएगा डीपी एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, टीपी एक्ट, सब तो वही है। कॉन्ट्रैक्ट आता है, ये सभी जो है क्या है? सब्सटैंटिव लॉ है। इसी तरह से प्रोसीजरल लॉ होता है। तो प्रोसीजरल लॉ क्या है? प्रोसीजरल लॉ बस जो रेमेडी है, रेमेडी तक के प्रोसीजर को डील करता है। तो बेसिकली प्रोसीजरल लॉ क्या करता है? प्रोसीजरल लॉ प्रोवाइड्स द रूल्स फॉर प्रोसीडिंग ए मैटर बिफोर कोर्ट। वन मोर टाइम, procedural law provides the rules for proceeding a matter before the court, यही होता है प्रोसीजरल लॉ। सो प्रोसीजरल लॉ बोले या एडजेक्टिव लॉ बोले, दोनों सेम चीज होती है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है आपका सबसे फेमस नाम सीआरपीसी, सीपीसी, या कोई भी प्रोसीजर जहां पर प्रोसीजर दिया हुआ है। इसके अलावा एविडेंस एक्ट भी इसी के अंदर आता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं, अभी आप में से किसी ने गलत बोल दिया था, तो सब्सटैंटिव लॉ में नहीं आता है, ये प्योरली इंडियन एविडेंस एक्ट यहां पर आएगा, प्रोसीजरल लॉ या एडजेक्टिव लॉ के अंदर ही आएगा। अब उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों को समझनी चाहिए कि लॉ तो समझ में आ गया, लॉ के 2 ब्रांचेज हैं वो भी समझ में आ गया, सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, ये भी समझ में आ गया। अब ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि लॉ बनाने वाले कौन है। तो लॉ बनाने वाला कौन है? लेजिस्लेचर। उसको इंप्लीमेंट करने वाले कौन है? एग्जीक्यूटिव। उसके आगे कौन है? जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाने का, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करता है। इंप्लीमेंटेशन का काम कौन करता है? तो इंप्लीमेंटेशन का काम करने वाले जो लोग हैं वो है आपके आईएएस, आईपीएस, ये सब जो लोग होते हैं वो आपके इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं। उसके बाद अब जहां कहीं भी अगर प्रॉब्लम होती है तो इंटरप्रिटेशन, यानी इंटरप्रिटेशन का काम किसका है? तो इंटरप्रिटेशन का काम होता है जुडिशियरी का, यानी किस लॉ का कितना हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है, किस स्पेस तक, किस एक्सटेंट तक उसको खींचा जा सकता है, उसका मीनिंग क्या हो सकता है, ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ जुडिशियरी का है। और जुडिशियरी में सबसे बड़ा कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियरी में सबसे बड़ा कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इज द वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एविडेंस एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है, उससे बाहर नहीं आता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ ऑफ लैंड कहा जाता है, एविडेंस को लॉ ऑफ लैंड नहीं कहा जाता। यानी कि सारे कानून का माई बाप जो गार्जियन है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कोई भी प्रोविजन, अगर इंडियन एविडेंस एक्ट का भी अगर चला गया बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, क्या कर देगा उसको, नल एंड वॉइड, जीरो कर देगा। ठीक है, सो नाउ अब आते हैं पॉइंट पर धीरे धीरे। सबसे पहली चीज समझते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, और इंडियन एविडेंस एक्ट में ये जो 3 वर्ड आपको अभी दिख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, इसका मतलब क्या है। तो सबसे बेसिक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो बेसिकली है ये इंग्लिश लॉ का डिट्टो कॉपी पेस्ट है। इंग्लिश लॉ बोलने का मतलब यहाँ यूएस से नहीं है बल्कि यूके है, यानी ब्रिटेन। तो हमने जो कुछ भी लिया है वो सब ब्रिटेन से ही लिया हुआ है, इसलिए उसी का ये डिट्टो कॉपी पेस्ट है एक तरीके से। ठीक है, अभी इसमें सबको पता है कि इसकी ड्राफ्टिंग किसने करी थी। इसकी ड्राफ्टिंग जो करने वाले थे वो स्टीफन साहब थे, सर जेम्स स्टीफन। तो वो सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं मैं शेयर कर रहा हूं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या टर्म है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये एविडेंस शब्द का मतलब क्या है। इंडियन का मतलब तो पता है कि भैया हिंदी भारत का, भारत की बात हो रही है, दी तो चलिए ऐसी सिंपल सी बात है। एक्ट का मतलब भी पता है सबको, एक्ट का मतलब हिंदी में अधिनियम होता है। एक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा लॉ जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है। कमिंग टू द पॉइंट, जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है उसको हम एक्ट बोलते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ क्वेश्चन निकलता है, जरा समझ के बताना अगर समझ पा रहे हैं तो। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो इस चीज को बताना। हम लोगों के पास बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट ये है, 1872 में हमारे पास पार्लियामेंट नहीं था। आज का जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो उस समय तो नहीं था। तो जब था नहीं तो हम इसको एक्ट क्यों बोल रहे हैं, वाई वी आर सेइंग एक्ट, क्यों हम एक्ट वर्ड इसके लिए लिख रहे हैं। और हम लोगों ने कहा कि जो कोई लॉ अगर पार्लियामेंट बनाता है तो हम उसी को एक्ट बोलते हैं, उसी को स्टैट्यूट एक तरीके से बोलते हैं। तो क्या होता है ये, ऐसा कैसे हो गया, थोड़ा टेक्निकल समझ लें। एनीबॉडी, एनी आंसर? नो आइडिया। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है। आंसर है आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ, इसीलिए बता दे रहा हूं। देखिए मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ जो लॉ का सिस्टम है ना, वो दो तरीके से चला है। दो तरीके से चलने का मतलब क्या है, ये हमारा एक रेक्टर स्केल आप कह सकते हैं। ये ईयर है 1950। ठीक है, सो 1950 के पहले और 1950 के बाद ऐसे ले सकते हैं। 1950 के पहले, 1950 के बाद। तो 1950 में ऐसा क्या हुआ, और मैं 1950 के ही पीछे क्यों पड़ा हूं। 1950 में भी अगर डेट लिख दे तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग रिपब्लिक हो गए। 26 जनवरी 1950 की डेट हम लोगों ने क्यों पकड़ ली, 26 जनवरी 1950 की डेट इसीलिए पकड़ ली क्योंकि 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में संविधान लागू हो गया था। ये तो सबको पता है। नाउ अब ये लागू तो हो गया, अच्छी बात है मोटे तौर पे। नाउ उसके पहले का सीन क्या था, उसके पहले के टाइम को हम बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा, या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड, जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। और ये था पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड, ये दो टाइम है। अब ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड का मतलब बड़ा सिंपल है कि 1950 के पहले जब हमारे यहाँ संविधान नहीं बना था, संविधान बन के तैयार नहीं था, लागू नहीं था, उस एरा को हम कहते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा। और जब बन के लागू हो गया तो हम उसको कहते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एरा।
बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पर आती है, बहुत बेसिक सा है, ये इंटरव्यू का बेसिकली क्वेश्चन बनता है। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे लॉ हैं, जैसे आपके सामने भी एट प्रेजेंट क्या है, आपके सामने ही ये देखिए 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो इसी तरीके से बहुत सारे लॉ हैं, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है। ऐसे बहुत सारे पता नहीं कितने लॉ हैं जो हमारे आजाद होने के पहले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के पहले, यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। तो जो लॉ ब्रिटिशर्स ने बनाए थे वो लॉ उस समय के ब्रिटिश इंडिया पर अप्लीकेबल था। बेसिक चीज समझना, आज हम इंडिया कहते हैं, 1947 के पहले, 1947 के पहले इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का मतलब है ब्रिटिशर्स का इंडिया, ब्रिटिशर्स के अंदर थे तो ब्रिटिशर्स का इंडिया, सो ब्रिटिश इंडिया। तो जो ये इंडियन एविडेंस एक्ट की आप बात कर रहे हो, जो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हो, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात कर रहे हो, या किसी भी XYZ लॉ की आप बात कर रहे हो, तो उस समय बनाए गए थे, ड्राफ्ट किए गए थे, लागू किए गए थे, इंप्लीमेंट किए गए थे, वो सब ब्रिटिश इंडिया के लिए बनाए गए थे, आज के भारत के लिए नहीं बनाए थे, वो ब्रिटिश इंडिया के लिए बनाए थे। अब आपको समझना, यही वो 1872 का आपका 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट है जिसके तहत भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अगर आप नहीं जानते हैं तो जानिए, वही वो 1860 का आपका 1860 का आईपीसी है जिसके तहत उनको बुक किया गया था। चाहे कोई भी नेता रहे हो उस जमाने के जिनको फांसी दी गई, चाहे वो खुदीराम बोस हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी किसी भी नेता को पकड़ करके उस समय जो ट्रायल चलाया जाता था, मोस्टली 1860 का आईपीसी पकड़ करके उनके ऊपर लगा दिया जाता था आईपीसी। तो 1860 का आईपीसी आज भी ढो रहे हैं, 1872 का एविडेंस आज भी ले रहे हैं, 1889 का हमारे पास सीआरपीसी था पहले, वो खत्म हो गया, अब हमारे पास 1973 वाला गया। तो ये आज भी हम लोग ढो रहे हैं एक तरीके से इनडायरेक्टली। क्यों ढो रहे हैं, क्या ऐसा हो गया, क्या खूबी है इस अंग्रेजों के कानून में? हालांकि ये यूनिवर्सिटी में नहीं लोग नॉर्मली बताते हैं, ऐसे कोई इस चीज को नहीं इतना उन्हें हिस्ट्री में लेके आपको जाके बोलेगा कि हाँ भाई भगत सिंह को फांसी इसी एविडेंस एक्ट की वजह से लगी, लगी थी इसी की वजह से लगी थी। इसी अपने यहाँ जो भी हम लोग आईपीसी पढ़ते हैं उसी आईपीसी से उनको बुक किया गया था, चाहे वो कोई भी थे उस समय के। अब ऐसा क्या था जिससे हमारे बड़े बड़े लीडर्स को, फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दी गई, सजा दी गई, हम आज उसी लॉ को बड़े अच्छे से पूजा करके पढ़ रहे हैं, अगरबत्ती दिखा दिखा के पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है इंडियन एविडेंस एक्ट, बहुत अच्छा है। सब यही कहते हैं, सारे टीचर्स कहते हैं, ऑलमोस्ट सबको, मैं भी कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, आज तक अमेंडमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब जिस लॉ से हमारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स को सजा दे दी गई, फांसी पर चढ़ा दिया गया, हम उस लॉ को कहते हैं वाह कितना अच्छा लॉ है, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, टेस्टी, यम्मी, ऐसा बोल सकते हैं कि लॉ इज टेस्टी, यम्मी। ऐसा क्या था उसके लॉ में, ऐसा क्या कर दिया अंग्रेजों ने? इसलिए आप समझो कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा, कितना टेस्टी है ये, कितना इंटरेस्टिंग, टेस्टी, यम्मी आपको लगने वाला है। ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या था इसके अंदर जिसके तहत फांसी दी गई। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये, उस समय के लॉ को हम आज क्यों ढो रहे हैं, इसका जवाब मिलेगा आपको, आर्टिकल है 372 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जाके पढ़िएगा, उसमें ज्यादा डिटेल में मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा, फिलहाल शॉर्ट में आपको बता देता हूं। आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका जवाब मिलने वाला है। ऐसा क्या जवाब मिल रहा है, आर्टिकल 372 क्या कहता है इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो? आर्टिकल 372 बात करता है एग्जिस्टिंग लॉज की। एग्जिस्टिंग लॉज का मतलब है कि जिस समय हमारे यहाँ देश आजाद हुआ था, उसके बाद हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, लागू हो गया, उस समय की बात कर रहा है। अब इसको भी जरा दूसरे तरीके से समझ लेना एक बार, बहुत आराम से। अब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई गरीब था, बहुत राजा महाराजा लोग थे भाई। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो जमींदार फैमिली से बिलोंग करते होंगे उस समय, जिनके होंगे पहले के पूर्वज एंसेस्टर्स।
याद कीजिए, ये छोड़िए, इसकी बात एक और बताता हूं। 1908 सीपीसी, 1882 टीपी एक्ट, कितना पुराना पुराना एक्ट है। तो 1882 का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सबको पता है कि उसमें लीज है, सेल है, गिफ्ट है। मान लीजिए कि अपने पूर्वजों को, आप अपने अपने लेवल से सोचिए, मैं अपने लेवल से बोलता हूं। मान लीजिए मेरे पूर्वजों को किसी ने उस समय 1882 के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अधिनियम के तहत किसी ने प्रॉपर्टी लीज पर दी होगी, किसी ने सेल किया होगा, किसी ने तो परचेज किया होगा, किसी को गिफ्ट किया होगा प्रॉपर्टी। अब जिस समय खरीद बिक्री हुई, जिस समय लोगों ने बेचा, जिस समय गिफ्ट दिया गया, उस समय किसको पता था कि भारत आजाद हो जाएगा और आजाद होकर नया कानून बनाएगा, संविधान बनाएगा, गांधी नेहरू आएंगे, ये सब होगा? किसको पता था अम्बेडकर कानून लिखने वाले? ऐसा किसी को नहीं पता था। उस समय भी बिजनेसमैन थे, उस समय भी टाटा थे, उस समय बिरला थे, वो थोड़े इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे क्या लॉ बनता है नहीं बनता है, उनको फ्रीडम से मतलब नहीं था, वो अपना बिजनेस चला रहे थे उस समय भी। तो अब सोचिए कि 1882 के लॉ से, मान लीजिए टाटा के जो पूर्वज थे, जमशेदजी टाटा, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी होगी तो उसी नियम से, क्योंकि अंग्रेजों का नियम था, अंग्रेज थे उस समय। अब आजाद हो गए 1947 में, 1950 में हमारा संविधान लग गया, और संविधान में अगर ये बात लिख दिए होते अंबेडकर साहब कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सारे कानून रद्द किए जाते हैं जो कि उस डेट से प्रभावी होंगे, उस डेट से लागू होंगे जिस डेट से भारत का संविधान लागू होगा। कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 से अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सारे कानून रद्द, सब रद्दी की टोकरी में। लिखने को तो लिख सकते थे, उनका हाथ था, पास भी हो जाता। अंग्रेजों के कानूनों से ही तो अत्याचार हुआ था, इतने बड़े बड़े नेता जेल गए, फांसी लगी, सुभाष चंद्र बोस भटकते रहे, ये सब लॉ की ही वजह से तो हुआ। उस समय भी जज थे, ऐसा थोड़ी था कि जज नहीं थे उस समय भी जज थे, उस समय भी एडवोकेट थे, सबको पता है, कोई मैं नई बात तो बोल नहीं रहा हूं। तो अगर ऐसा अंबेडकर साहब लिख दिए होते तो इम्पैक्ट क्या होता? तो इम्पैक्ट हो जाता कि भाई जिसने परचेज किया उसकी परचेज नहीं मानी जाती, जिसने कोई संपत्ति खरीदी होती थी, जिसने सेल किया उसकी सेल नहीं मानी जाती, जिसको डीड पर, डीड कह रहा हूं, लीज पर, जिसको कोई प्रॉपर्टी मिली लीज डीड पर, उसकी प्रॉपर्टी लीज पर नहीं होती। अब यहां तो एक ही डंडे से सारा काम हो गया होता है ना। फिर अंबेडकर साहब ने कही दिया था भाई, मान लीजिए ऐसा होता कि हाँ भाई सारे कानून निरस्त किए जाते हैं, खत्म किए जाते हैं, नल एंड वाइड होंगे, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जीरो होगा। तो अगर ऐसा होता तो टाटा की संपत्ति खत्म हो जाती, बिरला की संपत्ति खत्म हो जाती, जो प्रॉपर्टी परचेज की गई थी हमारे और आपके पूर्वजों के द्वारा वो सब खत्म हो जाती, पता नहीं क्या होता उसका। उस चीज को, आपकी खरीदी हुई, आपके पूर्वजों की खरीदी हुई संपत्ति को बचाने के लिए उस समय के जो जैसे नियम चल रहे थे 1950 के पहले, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 372 लिखना पड़ा इनको, अंबेडकर साहब को। उसे बहुत सीधा सीधा कहा था, बहुत सीधा सीधा कहा था। आप उसको निकाल के देखेंगे तो अभी तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, उसे बहुत अच्छा से मैं निकाल के बता दे रहा हूं आपको। आपके पास अगर बेयर एक्ट है तो उसमें निकाल के देख लीजिए, मैं यहां भी निकाल सकता हूं लेकिन टाइम अननेसेसरी किल होगा, इसलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आर्टिकल 372 में जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें बस एक लाइन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उसमें लिखा गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग द रिपील बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द रिपील by this constitution of the enactments referred to in article 395 but subject to the other provisions of this constitution, comma, यहां से आपके काम की चीज है, all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, commencement of this constitution,
before the commencement of this constitution shall continue in force until altered or repealed or amended by a competent legislature or other competent authority. तो ये जान लीजिए, ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है, आपके नॉलेज की बात हो सकती है तीनों। आर्टिकल 372 का क्लॉज नंबर 1 बहुत साफ साफ कहता है कि भारत के संविधान के लागू होने के ठीक पहले जितने भी कानून थे वो सारे इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इमीडिएटली बिफोर यानी कि 26 जनवरी 1950 के ठीक पहले 1872 आ गया, जितने भी लॉस थे वो सब कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू इन फोर्स, इन कंटिन्यू इन फोर्स देयर इन, और वो तब तक कंटिन्यू रहेंगे, वैसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक कि उसको कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या जब तक उसको कोई कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर उसको रिपील नहीं कर देता है, उसको अल्टर नहीं कर देता है, जब तक उसको अमेंड नहीं कर देता है, तब तक जैसे जो चल रहा था वो वैसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसी एक क्लॉज की वजह से आज भी हम वो अंग्रेजों का 1860 का आईपीसी ढो रहे हैं। इसी एक क्लॉज की वजह से 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट हम लोग चला रहे हैं। इसी एक क्लॉज की वजह से आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है। इसी एक क्लॉज की वजह से आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आज भी सरवाइव कर रहा है। इन्होंने लिखा था कि जब जरूरत पड़े, जब तक कि इसको अमेंड नहीं किया जाएगा किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तब तक चलता रहेगा। तो देखिए चल ही रहा है। जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर क्या करती है सरकारें? अमेंड कर देती है, जरूरत पड़ी तो रिपील कर देती हैं। तो आई होप सो कि आपको ये बड़ा बेसिक सा फंडा समझ में आ गया होगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर, कि आज ऐसे क्या हो गई कि हम 2021 में भी 1860 और 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ने के लिए मजबूर हैं। या ऐसा कौन सा मक्खन लगा हुआ है इन लॉज के अंदर, अंग्रेजों के बनाए लॉज के अंदर ऐसा कौन सा बटर है, कौन सा हनी है जो इतना टेस्टी है कि आज भी हम लोग उसको चाट चाट के खाने के लिए भाग रहे हैं, उसके बिना गुजारा ही नहीं चल सकता। इस चीज को समझना चाहिए। तो वो चीज मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी। आपको जानना है आर्टिकल 372 पढ़ सकते हैं, जिनको जरूरत है डिटेल में जाके पढ़िए। तो बेसिक चीज तो यहाँ तक तो आई होप सो के क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो समझ में आ गया, एक्ट इसीलिए चलता जा रहा है। नाउ एविडेंस। एविडेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एविडेंस? बेसिक से बेसिक चीज सबसे पहले समझिए कि एविडेंस शब्द का मतलब क्या होता है इन छोटे छोटे चीजों में, छोटे टर्म में, इन शॉर्ट। डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। एविडेंस का मतलब अगर सिंपल मीनिंग अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे, एविडेंस का मतलब हिंदी में लिखा रहता है आज की तारीख में भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हिंदी में क्या लिखा रहता है? हिंदी में साक्ष्य अधिनियम। एविडेंस का मतलब साक्ष्य होता है। और ये साक्ष्य क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साक्ष्य? साक्ष्य, एविडेंस का हिंदी तो साक्ष्य, लेकिन साक्ष्य का मतलब क्या है? साक्ष्य से क्या मिलता है? बेसिकली एविडेंस का मतलब जो निकल के आता है, इसका मतलब होता है टू डिस्कवर क्लियरली, किसी चीज को क्लियरली खोज लेना, डिस्कवर करना, इन्वेंशन नहीं करना, डिस्कवर करना। डिस्कवर और इन्वेंशन आर टू डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन ए टू डिफरेंट कंटेक्स्ट। ये दो अलग अलग शब्द होते हैं, डिस्कवर और इन्वेंशन। डिस्कवरी का मतलब होता है कोई भी चीज दुनिया में पहले से एग्जिस्ट करती है, हम उसको जाके ढूंढते हैं तो उसको हम डिस्कवरी बोलते हैं। कोई चीज दुनिया में पहले से हमारे नॉलेज में एग्जिस्ट नहीं करती थी, हमने बनाया, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। गूगल ने सॉफ्टवेयर बना दिया, मोबाइल बना दिया, फोन बना दिया, वो पहले से दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी नॉन लोगों के बीच में, तो क्या हो गया? इन्वेंशन, आविष्कार। और जो चीज पहले से थी, जैसे भारत की खोज हुई थी,
अमेरिका की खोज हुई थी। तो जो चीज कहीं पर पहले से मौजूद है, हम जाके उसको बस ढूंढ निकालते हैं, दैट इज नोन एज डिस्कवरी, दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी। तो एविडेंस शब्द का मतलब होता है टू डिस्कवर क्लियरली, टू डिस्कवर क्लियरली। डिस्कवर क्लियरली क्या डिस्कवर करेंगे? तो किसी चीज को हमको ढूंढ लेना है बहुत ही क्लियर तरीके से। तो हम क्या करते हैं, हम लॉ में हैं, तो लॉ में क्या करेंगे, हम किसी भी चीज को ढूंढेंगे, यानी कि किसी पर्सन के ऊपर अगर एलिगेशन लगाया गया है चोरी का, डकैती का, रेप का, मर्डर का, रॉबरी का, किसी भी चीज का, किसी भी ऑफेंस का, एविडेंस एक्ट क्या करेगा, ढूंढेगा, खोजेगा, क्लियरली ढूंढेगा कि हाँ इसने सचमुच में किया है कि नहीं किया है, वेदर ही हैज और नॉट, किया है कि नहीं किया है। सो डिस्कवर क्लियरली, यहां तक तो समझ में आ गया, डिस्कवर क्लियरली। ठीक है, सो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या करता है, क्लियरली डिस्कवर करता है। तो अब आप इसको क्या बोल सकते हैं, इंडियन क्यों लगाया गया? आपको एक और मजेदार चीज बताता हूं। यही 1872, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 1872 ये वो ईयर है जब भारत प्लस पाकिस्तान दोनों इकट्ठे हुआ करते थे। इवन बांग्लादेश भी इकट्ठा हुआ करता था, प्लस बर्मा भी था। बर्मा की स्पेलिंग क्या है, बर्मा, जो भी है स्पेलिंग गलत हो सकती है मे बी। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, इन सारे कंट्रीज में ऑलमोस्ट यही एविडेंस एक्ट चलता है। छोटा मोटा हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान जाएगा कोई या पाकिस्तान का लॉ पढ़ेगा तो यही लॉ आपको डिट्टो मिलेगा, बस यहां पर इंडियन की जगह पर पाकिस्तान लिखा होगा। बांग्लादेश में भी सेम लॉ चलेगा, बर्मा में भी सेम लॉ चलेगा, इवन सिंगापुर में भी यही लॉ ऑलमोस्ट चलता है, सिंगापुर में भी। तो ये ऐसी बात आप समझ लीजिए कि ये आप एक एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, ये आपको 3 देशों में काम करता है। 3 देशों के केसेस को आप डील कर सकते हैं मोटे तौर पर, और ज्यादा हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सामने से दिखता है प्राइमा फेसाई, वो मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान तो पड़ोसी है, दिखेगा ही, दुश्मन भी है, दिखेगा ही, बांग्लादेश भी दिखेगा ही, और ये आपको बर्मा, म्यांमार जो भी है वो दिखेगा ही। तो तीनों का एक ही लॉ है, इस चीज को समझ लीजिए। तो हमारे भारत का है, इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट लिखना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में भी लिखते हैं तो शॉर्ट भी लिखते हैं तो IEA लिखिए, सिर्फ एविडेंस एक्ट मत लिखिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट मोटी बातें हैं। या तो हो सके जहां तक पॉसिबल है तो पूरा लिखिए इंडियन एविडेंस, ऐसे करके शॉर्ट कर सकते हैं तो भी चलेगा, या ऐसे लिखिए, लेकिन इंडियन जरूर लिखिए, इंडियन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब आगे इंटरेस्टिंग पार्ट और लेते हैं। देखिए ये आपके सामने जो स्क्रीन आ रहा है, इसमें आपको सबसे पहले हम लोग इंडेक्स देख रहे हैं। इसमें इंडेक्स में क्या है, जो अभी कुछ लोग हैं जैसे स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं शेयर कर दे रहा हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ लिखा है, एग्रीमेंट सॉरी अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस, ओके। यहाँ प्रियम्बल है। ऑलमोस्ट हर एक एक्ट का एक प्रियम्बल होता ही है। प्रियम्बल क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको, प्रियम्बल क्या होता है। बाय द वे, इंडियन एविडेंस एक्ट में पार्ट 1 है, जहां आपको मिल रहा है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, चैप्टर 1। तो देखिए पार्ट 1 के अंदर चैप्टर कितने हैं वो चीज पकड़नी है, आपको सीख लेना, याद कर लेना है। ये सब एपीओ में पूछा जाता है, मैं पहले बता रहा हूँ, एपीओ में, जुडिशरी में नहीं के बराबर पूछते हैं। मूड हो गया तो पूछा, नहीं तो नहीं पूछते इंटरव्यू में। तो चैप्टर 1, देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चैप्टर 2। इसी तरीके से देखिए और कोई चैप्टर दिख रहा है क्या, चैप्टर 3 भी है क्या, चैप्टर 4 भी है क्या, नहीं है। सो पार्ट 1 में आपको कितने चैप्टर मिले, पार्ट 1 में आपको सिर्फ 2 चैप्टर मिले, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। बहुत बेसिक चीज है। पार्ट 2 में चैप्टर 3, उसके बाद चैप्टर 4, चैप्टर 5। ठीक है, उसके बाद देखिए और कुछ है क्या, चैप्टर 6, उसके बाद फिनिश। तो यानी कि पार्ट 2 में क्या मिल रहा है अपने को, पार्ट 2 में 3, 4, 5 और 6। उसके बाद पार्ट 3 नीचे देखेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 8, 9, उसके बाद आपका 10, देन 11। सो टोटल आपके हो गए, कहाँ 11 है ये देखिए। तो पार्ट थर्ड में 7, 8, 9, 10 और 11 इस तरीके से है। तो ये बेसिकली
इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट में अब यहां से हम लोग समझ सकते हैं दो तीन चीजें। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट, सबसे पहली चीज क्या दिखी हमें, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, जिनको उतारना है उतार सकते हैं, आपकी मर्जी। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, 11। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, 167। यहां तक तो सब कुछ दिख रहा है। ये लास्ट सेक्शन 167 है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 11, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 167। ओके, यहां तक क्लियर है। नाउ अब आते हैं पॉइंट पर। ये रहा फर्स्ट, द इंडियन एविडेंस एक्ट, एक्ट नंबर है 1 1872। अब आप में से कोई बता सकता है जल्दी से इन शॉर्ट, एक्ट नंबर 1 क्यों लिखा है, 2 क्यों नहीं लिखा है, 3 क्यों नहीं लिखा है, 4 क्यों नहीं लिखा है, 1 ही क्यों लिखा है, व्हाई 1 इज देयर? एनीवन अगर पता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। सर उस समय जो मतलब गवर्नर जनरल के पास जो मतलब मतलब ये एक्सेंट के लिए जो आते थे सर, जिस सीरियल में आते थे, तो ये फर्स्ट नंबर पे था सर उस ईयर में। इसलिए सर इसको एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 बोलते हैं सर। ठीक है। देखिए गवर्नर जनरल का, उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो गवर्नर जनरल काउंसिल में थे, तो काउंसिल के गवर्नर जनरल ने उस समय एसेंट दिया था, जो एसेंट की डेट है 15 मार्च 1872, 15 ऑफ मार्च 1872। और 15 मार्च 1872 को, यानी 15 मार्च 1872 के दिन, जिस समय ना हम थे ना आप थे, कोई नहीं था, सो 15 मार्च 1872 के दिन इंडियन एविडेंस एक्ट वो पहला कानून था, पहला लॉ था, जिस पर उस समय के द दिन गवर्नर जनरल कोई भी होगा, उसने सिग्नेचर किया था। द फर्स्ट एक्ट, द फर्स्ट लॉ जिसके ऊपर साइन किया था वो था इंडियन एविडेंस एक्ट। इसीलिए इसको इंडियन एविडेंस एक्ट का एक्ट नंबर कितना है, 1, इसको एक्ट नंबर बोलते हैं 1 और 1872। इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई एक्ट नंबर 1 क्यों है, 2 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है, ऐसा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं धीरे धीरे मुद्दे पर। सबसे बेसिक चीज समझते हैं जरा ध्यान से। चलिए, अगर आपको जरूरत पड़े आप उतार सकते हैं, नहीं जरूरत है कोई बात नहीं। चलिए समझते हैं। सबसे बेसिक चीज क्या है कि इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इनके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 की बात करेंगे तो एसएस का मतलब सेक्शंस, तो ऐसे जिनको पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूं, जिनको पता अच्छी बात है। एस सेक्शंस, एक से अधिक सेक्शन है तो डबल एस लगा देते हैं, ठीक है। सेक्शंस 1 to 55। नाउ अब इसमें 2 चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 1, चैप्टर 2। यहां पर सेक्शंस कितने हो जाएंगे, 56 से लेकर के 100 तक के सेक्शंस। इसमें हमारे अगर चैप्टर्स देखेंगे तो कितने चैप्टर हो जाएंगे, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। ये यहां एक्स्ट्रा आ गया लाइन। चलिए नाउ इसके बाद आता है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में क्या आएगा, सेक्शंस 101 से लेकर के 167। इसमें जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे, चैप्टर ऐसे
चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और लास्ट चैप्टर 11। ठीक है, आई होप सो उतार लिया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर थोड़ा शेयर कर देता हूं। अपना जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ध्यान से समझिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो प्रोविजन दिया हुआ है, समझ में आया तो बोल देना, नहीं आया तो बता देना। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस। तो जो प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट में है उसी से मिलता जुलता प्रोविजन दूसरे एक्ट के अंदर भी है। यानी एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजन आपको डिफरेंट स्टैट्यूट्स में मिल सकते हैं, डिफरेंट रेगुलेशंस में मिल सकते हैं, डिफरेंट एक्ट्स में मिल सकते हैं, यानी कि एविडेंस से मिलते जुलते रूल्स। यानी अगर मैं आपके लिए और इजी कर दूं तो आप ऐसे लिख सकते हो, देयर आर सेवरल प्रोविजंस, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, एक से अधिक प्रोविजंस हैं इन स्टैट्यूट्स, एक्ट और रेगुलेशंस relating to the subject of evidence। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं, इसको समझिए। यानी इंडियन एविडेंस एक्ट में जैसा कुछ प्रोविजन बताया गया है, सिमिलर चीज वैसा ही रूल दूसरे एक्ट के अंदर है। मतलब सीपीसी पढ़ेंगे तो उसमें भी एविडेंस आपको मिलेगा। अगर आप सीपीसी को कायदे से पढ़ेंगे तो सीपीसी में भी एविडेंस का प्रोविजन मिलेगा। सीआरपीसी को पढ़ेंगे तो भर भर के एविडेंस एक्ट का प्रोविजंस मिलेंगे। लिमिटेशन एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें भी झोली भर भर के आपको प्रोविजंस मिलेंगे। किसके? एविडेंस के। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो स्टडी करते हैं उसमें भी इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन मिलेंगे। स्टाम्प एक्ट पढ़ोगे तो उसमें भी आपको उसके प्रोविजंस मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूं, नहीं तो कहेंगे सर आपकी कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं सीपीसी का। सीपीसी के जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर 26। ये बेसिकली क्या करता है, कमीशन के बारे में बात करता है। तो जो कमीशन जो अपॉइंट करती है ना सिविल कोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कहां कहां भटकने वाले हैं सब कुछ मिलाकर मैं बताने वाला हूं, इंडिविजुअली नहीं पढ़ते हैं इसको, अकेले में नहीं पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सीपीसी के अंदर ऑर्डर 26 है। ऑर्डर 26 के अंदर कमिश्नर्स की बात होती है, कमीशन और कमिश्नर्स की बात होती है। तो जो कमिश्नर्स जो कि सिविल कोर्ट की तरफ से होते हैं, तो जो रिपोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट कमिश्नर्स होता है उसके लिए प्रोविजंस जो रिपोर्ट होती है, यानी कि जो सिविल कोर्ट के कमिश्नर्स होते हैं वो जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वो एविडेंस की कैटेगरी में फॉल करती है। यानी वो चीज एविडेंस के अंदर आती है, वो एविडेंस के रूल के अंदर आएगी। इसी तरीके से अगर आप सीआरपीसी की बात करोगे तो सीआरपीसी में सेक्शन आपको मिलेगा 291, याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। सेक्शन है 293, हाँ है पहले। 291 में डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस की बात होती, नॉट कॉल्ड। उसी तरीके से रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, गवर्नमेंट के साइंटिफिक एक्सपर्ट, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, नाम सुना होगा ना, FSL, तो जहां पर
टेस्ट के लिए भेजा जाता है किसी भी चीज को टेस्टिफाई करने के लिए कि हाँ ये सही है कि गलत है, तो उसके एक्सपर्ट के जो रिपोर्ट्स होते हैं उसमें भी इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। तो यानी सीआरपीसी के सेक्शन 293 में एविडेंस मिलेगा, और भी है 291 में भी आपको मिलने वाला है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने बोला आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट का, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट ये बिहार में नहीं पढ़ना है, ओपनली मैं बता दे रहा हूं, ये दिल्ली वगैरह में है, अगर कोई मूड बना रहा है तो यह नॉलेज जानिए। 17, 49, 50 इसमें भी लगता है। इसी तरीके से लिमिटेशन एक्ट के सेक्शंस हैं कुछ। लिमिटेशन एक्ट में 17 एंड 18। उसी तरीके से टीपी एक्ट में आपको मिलेगा, दो ही सेक्शन है 59 एंड 123 जिस पर एविडेंस की बात होती है। अब ईटीसी कर दीजिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर स्टैंप एक्ट है और भी है, तो उतने से ज्यादा मतलब नहीं, जो जरूरी है वो मैंने बता दिया। टीपी अपने को पढ़ना है, सीपीसी पढ़ना है, सीआरपीसी पढ़ना है, तो ये सब ज्यादा दिखता है इसलिए इसका मैंने बता दिया। यानी यहां पर आपको एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस मिलने वाले हैं। उतार लीजिए जल्दी से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, उतारिए पहले। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। आ जाए हम लोग प्रियम्बल पर। क्या है प्रियम्बल, पहले ये समझ लीजिए प्रियम्बल। अब प्रियम्बल से भी पहले एक और चीज जो मैं मिस कर रहा हूं वो चीज मैं पहले आपको शेयर करता हूं। देखिए ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, यस और नो? सर दिख रहा है, लाइट है। दिख रहा है सर। दिख रहा है, चलिए। यस अब इसको हाथ से बनाने से बेटर था कि इसकी इमेज आप लोगों के सामने रख दी है। ये मिल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये डायग्राम जो है स्टीफन साहब का अपना, जो उन्होंने बताया था जब वो डिबेट वगैरह चल रही थी उनके काउंसिल में उस समय, द दिन स्टीफन साहब के बुक में भी मिलेगा। ये स्टीफन का इंट्रोडक्शन टू द इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा हुआ उनका बुक है, इंडियन एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन, वहां से लिया गया है। ये बहुत सारे आज के टेक्स्ट बुक में मिल जाता है, बेयर एक्ट में किसी किसी में मिल जाएगा। ये बेसिकली क्या है, ये एक शॉर्ट डायग्राम है जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर अभी आपको डायग्राम शो कर रहा हूँ। इस डायग्राम को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, जहां पर इसके बारे में डिटेल से हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग सेक्शन के अंदर नहीं गए, सेक्शन का मैटर हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये डायग्राम भी अपने को स्टडी कर लें तो समझ लीजिए कि 80 to 90% इंडियन एविडेंस एक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज पर, वो है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल को जरा समझ लेते हैं जल्दी से। हर छोटी से छोटी चीज बता दूंगा आपको ताकि आपको कहीं से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। दो लोग और जुड़ने वाले, उनको आप परमिशन दे दो। प्रियम्बल, प्रियम्बल में क्या लिखा है? प्रियम्बल में कुछ नहीं, कहते हैं कि इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जो लोग पढ़ते हैं ना अपना वो टेक्स्ट बुक पढ़ते होंगे, जिनके पास बटुकलाल होगा या अवतार सिंह, तो हाँ आप में से किसी ने पूछा भी था बहुत लोगों ने कि कौन सा बुक पढ़े। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ सबसे इजी बुक पढ़िए जो आपको जल्दी समझ में आए। द बेस्ट बुक इजी लैंग्वेज में अवतार सिंह की है, सबसे कम है। उसको पढ़ के अगर समझ गए तो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाइए। उसके ऊपर जाना है तो रतनलाल फिर धीरज लाल पढ़िए। उससे ऊपर जाना है तो फिर बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, आप वो पढ़ सकते हैं, मुनीर वगैरह पढ़ सकते हैं, सरकार पढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन बेसिक में सबसे इजी लैंग्वेज जो मुझे लगती है कि आप सबको समझ में आ जानी चाहिए, वो अवतार सिंह की बुक है, जो आसानी से आपको समझ में आ सकती है। बटुकलाल भी फेमस बुक है, ऐसी बात नहीं है कि खराब बुक है, अच्छी बुक है वो भी। तो जो आप चाहें पढ़ सकते हैं बेसिक के लिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो कोई भी बुक पढ़ लें आप। यहां पर समझिए प्रियम्बल का मतलब क्या है और प्रियम्बल करता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल और प्रियम्बल करता क्या है। प्रियम्बल का मतलब समझना, प्रियम्बल कुछ नहीं होता, प्रियम्बल इज नथिंग बट इट शोज द ऑब्जेक्ट, द पर्पस ऑफ मेकिंग एनीथिंग।
प्रियम्बल एक लीगल टर्म है, एक लीगल वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है पर्पस। यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके करने के पीछे मकसद रहा होगा ना, उसके पीछे कारण रहा होगा। आप सब पागल थोड़े हैं जो सुबह सुबह 7:30 से लेके यहाँ बैठे और भाषण सुन रहे हैं। इसके पीछे आपका एक मकसद है, इसके पीछे आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे आपका कुछ ना कुछ हासिल करने का पर्पस है। तो उसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट को या किसी भी लॉ को बनाने के पीछे क्या पर्पस रहता है, वो पर्पस शुरू में ही डिस्क्लोज कर दिया जाता है। इसी तरीके से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे, तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल मिलता है। तो वो क्या है, क्यों बना रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका डिटेल वहीं पर वर्जन दे देता है, प्रियम्बल का डिटेल वर्जन, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहां पर समझ गए कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। प्रियम्बल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब एक तरीके से होता है पर्पस। किस लिए बनाया गया इंडियन एविडेंस एक्ट को, तो वो चीज समझ लेते हैं। क्या क्या कर रहा है, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, किस लिए, टू कंसोलिडेट, टू डिफाइन, मिला के पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका जान लीजिए, जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए। टू कंसोलिडेट मिला के पढ़ेंगे, टू डिफाइन मिला के पढ़ेंगे, एंड अमेंड। तो टू कंसोलिडेट, टू डिफाइन एंड टू अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, इट इज हियर बाय इनेक्टेड एज, देखिए कॉलन लगाया फॉलो, इसके बाद से पार्ट 1 शो, ये देखिए ओपन है, इसके बाद क्लोज नहीं किया है, ये क्लोज होता है 167 के बाद, 167 में जाके ये क्लोज हो जाएगा, ये यहां से शुरू हुआ ओपन होना। अब एक छोटी बारीकी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। So it is expedient to consolidate what is preamble। तो चलिए पॉइंट जल्दी से नोट कर लेते हैं एक लाइन में, जिनको लिखने की इच्छा लिख लेना। प्रियम्बल क्या होता है और प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। प्रियम्बल का मतलब एक्ट पर, लॉ पर चेंज हो जाता है भाई, पहले बता दे रहा हूं। अगर सिर्फ प्रियम्बल बोलोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लोग प्रियम्बल समझ लेते हैं, यहां पर हमें इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रियम्बल की बात करनी है। तो बेसिकली प्रियम्बल शब्द का लिटरल मीनिंग क्या होता है। सो प्रियम्बल शब्द का लिटरल मीनिंग क्या होता है, प्रियम्बल करता क्या है, तो इट डिस्क्लोजेस द प्राइमरी इंटेंशन, इट डिस्क्लोजेस द प्राइमरी इंटेंशन of the statute, it discloses the primary intention of the statute। और अगर समझना है, इजी से और इजी करना है, इट इज ए गुड मीन्स, माध्यम of finding out the meaning of an act। सो प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल प्राइमरी इंटेंशन बताता है स्टैट्यूट का। अब आप में से कितने लोग पूछ सकते हैं सर ये स्टैट्यूट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट क्या होता है, एन एक्ट enacted by parliament, enacted by the parliament। देखिए शब्द को समझना, शब्दों का खेल है लॉ, थोड़ा सा गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया कहीं भी तो गड़बड़ हो जाएगा। इनेक्टेड होता है, पार्लियामेंट जब एक्ट को इनेक्ट करता है तब उसको हम स्टैट्यूट बोलते हैं, तब वो स्टैट्यूट होता है, स्टैट्यूट ही होता है। एन एक्ट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। नाउ प्रियम्बल क्या होता है वो शॉर्ट में समझ लिया हम लोगों ने, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आई होप सो उतार लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन निकलता है, इंडियन एविडेंस एक्ट में तो प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल तो समझ में आ रहा है कि प्रियम्बल का मतलब क्या है। प्रियम्बल में वर्ड आता है
टू कंसोलिडेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसोलिडेट? कंसोलिडेट शब्द का मतलब क्या होता है? बेसिक से कंसोलिडेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसोलिडेट? कंसोलिडेट शब्द का मतलब क्या होगा? एनी आइडिया, एनीवन? जल्दी से अगर जानते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब सर कंसोलिडेट का जितने मतलब क्या होता है? सर जितने जो पुराने होते हैं ना सबको इकट्ठा करके मतलब एक जगह कंसोलिडेट करना सर। जो To बिखरे bring हुए in, उसको जमा कर लेना। यस to सर। bring in one fold. हाँ, टू ब्रिंग इन वन फोल्ड, सही है सिंपल लैंग्वेज में, टू ब्रिंग इन वन फोल्ड। अब ये क्यों ऐसा लिखा इन्होंने? क्यों लिखा ऐसा? कंसोलिडेट क्यों लिखा इन्होंने? हैव यू एवर थिंक अबाउट दैट? कंसोलिडेट क्यों लिखा कि हम कंसोलिडेट कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सर पहले तो मतलब एक मतलब अलग अलग प्रोविंसेस वगैरह में सब अलग अलग उनका अपना एविडेंस था ना। बिल्कुल। पहले क्या था कि जब अंग्रेजों ने ये, जो ब्रिटिशर्स ने जब 1872 का ड्राफ्ट नहीं लाए थे, उसके पहले क्या था कि प्रेसिडेंसी टाउन थे, अलग अलग प्रांत थे। तो जो हिंदू प्रांत था, वो हिंदू जहां के राजा थे वो हिंदू वाला अपना सिस्टम चलाते थे। जहां मुस्लिम शासक थे वहां मुस्लिम अपना एविडेंस लगाते थे। तो हर जो छोटे छोटे प्रोविंस थे या छोटे छोटे स्टेट थे जो उस समय देश कहलाते थे, छोटे छोटे बड़े बड़े, वो सब का अपना अपना एक एविडेंस हुआ करता था। तो सारे स्टेट्स का या सारे उस समय के जो प्रांत थे, रियासत थे, देश थे, जो भी थे, जो भारत के या ब्रिटिश इंडिया के अंदर आते थे, उन सब का स्टडी करने के बाद सबको इकट्ठा करके लाया गया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंसोलिडेट। यानी अलग अलग सारे रियासतों को स्टडी करके, चुन करके, छांट करके लाना, दैट इज कॉल्ड टू कंसोलिडेट। इसीलिए यहां पर लिखा गया टू कंसोलिडेट। तो हम ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्यों बना रहे हैं? इसका पर्पस है कि हम सारे रियासतों से अच्छे अच्छे लॉज को, जरूरी लॉज को उठा के लेके आएंगे। तो कंसोलिडेट कर दिया। उसके बाद बोला कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां डिफाइन करेंगे। यहाँ जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर उसको हम डिफाइन यानी डेफिनेशन, परिभाषा देंगे। और जहां जरूरत पड़ेगी तो पहले से अगर कोई एग्जिस्ट करता है या बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको अमेंड करेंगे। अमेंड का मतलब क्या होता है? परिवर्तन लाना। अमेंड का मतलब होता है या तो एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, कोई चीज को जोड़ना या किसी चीज को घटाना। सो टू कंसोलिडेट, टू डिफाइन, टू अमेंड, किस चीज को? लॉ ऑफ एविडेंस। इस चीज को समझ लीजिए। तो इसी को बोलते हैं CDA, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CDA, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। यही ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। प्रियम्बल का मेन मकसद क्या है? प्रियम्बल का मेन मकसद है कि लॉ ऑफ एविडेंस को कंसोलिडेट करना, लॉ ऑफ एविडेंस को डिफाइन करना, लॉ ऑफ एविडेंस को अमेंड करना। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस इंडियन 1872 एक्ट। सो आप ऐसा लिख सकते हो, पर्पस ऑब्लिक ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या है? तो इसको आप यहां लिख सकते हो CDA। CDA तो क्या करना है? टू कंसोलिडेट, टू डिफाइन, टू अमेंड, क्या? द लॉ ऑफ एविडेंस। किस चीज को? लॉ, नियम। यानी एविडेंस के नियम को रेगुलरेट करना है, रेगुलराइज करना है, उसको कंट्रोल करना है। जिसको जो मन आएगा वो नहीं देखी जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं वही होगा। लॉ का मतलब क्या है? जो मैं बोल रहा हूं वही होगा। आज की तारीख में स्टेट बोलता है, नीतीश कुमार बोलते हैं कि भाई ये कानून है, शराब नहीं पियो, शराब नहीं रखो, तो जो वो बोल रहे हैं वही होगा। यानी कोई शराब नहीं, मतलब वो नहीं पिएगा तो कोई नहीं पिएगा। नीतीश कुमार अगर शराब नहीं पिएंगे तो कोई नहीं पिएगा। अगर मेरे को कोरोना हो गया तो भाई मैं नहीं निकलूंगा तो तुम भी मत निकलो, किसी कोई नहीं निकलेगा, चलो भाई लॉकडाउन। सो व्हाट इज दैट? जो मैं कह रहा हूं वही होगा। तो आज की तारीख में कौन है? स्टेट। स्टेट इंपोज करता है, स्टेट इंपोज करता है। सो यहां पर सीधा है, लॉ ऑफ एविडेंस को कंसोलिडेट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए या अमेंड करने के लिए हमने क्या बनाया? 1872 का एक्ट।
एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। उससे पहले एक टर्म आता है, दो टर्म बोल दो आप, प्रोस्पेक्टिव और एक आता है रेट्रोस्पेक्टिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव? पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है ये क्या है, ये रेट्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है? रेट्रोस्पेक्टिव है सर। रेट्रोस्पेक्टिव है, तो प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। तो चलिए रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या, जिस दिन से आया उसके पहले से वो, जिस दिन से आया अगर उसके पहले। पहले सर, जैसे जिस दिन हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके पहले से जितने भी लॉ इनएक्ट है वो रहेंगे। ठीक है। प्रोस्पेक्टिव मतलब उस जिस दिन से वो कोई भी एक्ट आया उसके बाद से जो होंगे वो उसमें आएंगे। देखिए जैसे डावरी, इंडियन डावरी एक्ट। अच्छा, लॉ ऑफ एविडेंस क्या है? लॉ ऑफ एविडेंस रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। रेट्रोस्पेक्टिव, सॉरी, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब हिंदी में, शुद्ध हिंदी में होता है भूतलक्षी। भूत का मतलब भूत यानी पीछे, बीता हुआ, पास्ट, यानी पहले के मामलों पर भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है इसका असर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में होगा। यानी पहले से जो चल रहे मामले हैं, पहले से चल रहे मामलों पर भी इसका असर होगा। ये होता है मतलब रेट्रोस्पेक्टिव का। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जिस दिन से लागू हुआ है उस तारीख से आगे लगना, पीछे नहीं जाना। अगर आज मान लेते हैं कि 5 अप्रैल है और आज मैं कोई कानून बनाता हूं या कोई कानून सरकार लाती है तो वो कानून 5 अप्रैल के फॉरवर्ड लगेगी, पीछे नहीं जाएगी। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है 5 अप्रैल के पीछे से लागू हो सकती है। ये सारे मैटर पर आ सकती है, या कोई पर्टिकुलर डेट फिक्स हो सकता है, ईयर फिक्स हो सकता है कि यहां से यहां तक के लिए ही अप्लीकेबल होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब ये तो समझ में आ गया कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव क्या है, यहां तक तो सब ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन निकलता है बहुत इंटरेस्टिंग सा, कि क्या लॉ ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस इज एग्जॉस्टिव और इट इज नॉट एग्जॉस्टिव? एग्जॉस्टिव का मतलब होता क्या है पहले? एग्जॉस्टिव का मतलब होता क्या है पहले? सर एग्जॉस्ट कंप्लीट है, कंप्लीट है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट। यानी कि क्या, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, या इसको सिंपल लैंग्वेज अपन बोलचाल की भाषा में कहें कि जो साक्ष्य से रिलेटेड प्रोविजंस हैं या एविडेंस से रिलेटेड जो लॉज हैं, क्या वो अपने आप में कंप्लीट है? भारत का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है क्या वो अपने आप में कंप्लीट है? उसके बाद क्या किसी लॉ को हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, या जरूरत पड़ती है? नॉन एग्जॉस्टिव है। लॉ ऑफ एविडेंस इज नॉन ये एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव। लॉ ऑफ एविडेंस इज नॉट एग्जॉस्टिव। अच्छा, ये लेक्स फोरी है कि लेक्स लोकी है? ये तो रट गया। लेक्स फोरी है सर। हाँ, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी। लेक्स फोरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लेक्स फोरी? लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड। और लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है भाई? जो वहाँ के जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो वहाँ के जो चल रहे हैं, चल रहा एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। इंडिया है, यस, इंडिया है। इंडिया में आज की तारीख में 28 स्टेट्स हैं। मान लीजिए जो एमपी में चल रहा है वो बिहार में नहीं चल रहा होगा, जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो बिहार में नहीं चल रहा होगा। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन तो सब जगह चल रहा है। इंडिया एज ए लेना है लॉ ऑफ लैंड, या एमपी एज ए लॉ ऑफ लैंड, महाराष्ट्र एज इंडिया इज द लॉ ऑफ लैंड। इंडिया एज ए लॉ ऑफ लैंड करते हैं।
इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये ऑडियो म्यूट कर लेना, ऑन छोड़िए नहीं, जब भी बोलिए उसके बाद बंद करिए, क्योंकि ये फिर इको आएगा, आप सबको आएगा, मेरे को तो आ ही रहा है, आप सबको भी आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, रट हम लोग सब गए हैं लेक्स फोरी लेक्स लोकी, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्स फोरी? एनीवन ट्राई टू गिव द आंसर? नो आंसर, वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन तो लॉ ऑफ लैंड होता है ना सर? क्या सर? कॉन्स्टिट्यूशन तो लॉ ऑफ लैंड होता है ऐसा ना? मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूँ। इंडियन एविडेंस सर, लॉ ऑफ एविडेंस लेक्स फोरी है, ठीक है। लेक्स फोरी का मतलब पूछा आप लोगों ने, बताया लॉ ऑफ लैंड, ये भी सही है। तो लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या है? लैंड शब्द का मतलब क्या मानो? पूरे भारतवर्ष के लिए कॉमन होगा या हर एक स्टेट के लिए यूनियन टेरिटरी के अलग होता जाएगा, या जब जैसा तब तैसा वाली बात होगी, जहां जो फॉलो होगा उसी के हिसाब से हम चलेंगे? यानी एमपी में कुछ चल रहा है, बिहार में कुछ चल रहा है, झारखंड में कुछ चल रहा है, दिल्ली में कुछ चल रहा है, हरियाणा में कुछ चल रहा है, पंजाब में कुछ चल रहा है। एग्जैक्टली सर, जैसे जैसे मान लीजिए सीआरपीसी अपनी स्टेट अमेंड करती है, वैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में स्टेट अपने अपने अनुसार अमेंड कर सकती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लैंड। तो फिर हो गया कि अपने अपने स्टेट से हिसाब से करते हैं। तो फिर वैसे मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ, डीपी एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो डीपी एक्ट में बिहार में कितना दंड है? अगर कोई दहेज लेते हुए पकड़ा जाता है तो कितना दंड है? अगर मेरी नॉलेज सही है तो शायद 500 या 5000 ऐसे कुछ है। मैंने आप करोड़ों रुपया भी लीजिए तो 500 रुपए का जुर्माना या 5000 का जुर्माना देके छूट सकते हैं। शायद सेंट्रल में 5000 है, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट में 5000 है, बिहार ने अमेंड करके उसको 500 कर दिया, ऐसा कुछ है। मतलब अभी ठीक है, अभी जो एग्जाम्पल दिया वो सही एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ गलत है, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब ये हो गया, ध्यान से समझना, इसीलिए बोलता हूँ बेसिक फाउंडेशन मजबूत कर लीजिए। लॉ ऑफ लैंड आप लोग सबने रट लिया, मेरे को पक्का पता है, मैंने भी रटा हुआ है, ऐसी बात नहीं, मैंने भी रखा है कॉलेज लाइफ में, लेकिन उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ लैंड का मतलब हो गया, और उससे लॉ ऑफ लैंड वर्ड को जोड़िए एविडेंस के साथ। एविडेंस का मतलब क्या मैंने बताया था? टू डिस्कवर प्रॉपरली, क्लियरली। तो टू डिस्कवर क्लियरली, तो आप कर क्या रहे, उस रूट को नहीं छोड़िए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। टू डिस्कवर क्लियरली मतलब आप किसी चीज को खोजना चाहते हैं, बहुत क्लियरली खोजना चाहते हैं, बहुत साफ सफाई से ढूंढना चाहते हैं। तो भाई अगर आप मान लीजिए हरियाणा जाते हैं तो हरियाणा की जमीन के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा ना। हरियाणा में बोलते हैं कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में लाल जमीन है, मैं तो नहीं गया आज तक, तो वहां पर बोलते हैं लाल जमीन, तो लाल जमीन के हिसाब से देखोगे। झारखंड में जाओगे तो पहाड़ ही पहाड़ है, उत्तराखंड में पहाड़ ही पहाड़ है, तो जैसी जगह होगी उसी के हिसाब से आपको आगे ढूंढना पड़ेगा, डिस्कवर करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग कुछ ना कुछ कस्टम हो सकता है, ट्रेडिशन हो सकता है, लॉ हो सकता है अपने अपने स्टेट का। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर हम लोग बात करते हैं कस्टम इज ए लॉ, यस और नो? कस्टम इज ए लॉ। अगर कोई कस्टम सही है, मोरली, एथिकली, लॉ ने कभी उसको वॉइड नहीं किया है उस कस्टम को, तो वो कस्टम को फोर्स होता है, बल होता है लॉ के बराबर। जैसे एग्जांपल सबसे सीधा, आप सबको पता होगा, बिहार की बात करते हैं, बिहार में मोस्ट ऑफ दी शादियां होती हैं, और अपने हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा गया कि सप्तपति शब्द लिखा गया हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, कि सप्तपति होगा तब जाके शादी कंप्लीट होती है, 7वां फेरा तब। मुझे नहीं लगता जो लोग बिहार में, वो लोग तो पता होगा कम से कम कि 7 फेरा होता ही नहीं है। पंडित जी बैठे बैठे बोलते हैं जी हो गया शादी जाओ, वहां 7 फेरा नहीं देखा है मैंने, बहुत कम, नहीं के बराबर देखा है। तो 7 फेरा नहीं हुआ फिर भी शादी वैलिड है, फिर भी शादी इज वैलिड, स्टिल वैलिड। क्यों? लेकिन अगर महाराष्ट्र में चले जाइए तो वहां 7 फेरा लगाना जरूरी है, सप्तपति। महाराष्ट्र में मामा की लड़की से शादी कर सकते हैं, बिहार में डंडा लेके पीट देगा,
क्या पता जिंदा जिंदा जला देगा, कुछ भी कर सकता है, व्हाट इट मे एनीथिंग। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक जगह का। तो अगर हम किसी चीज को सर्च करेंगे टू डिस्कवर, उस चीज को नहीं छोड़ना, एविडेंस का मतलब छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। टू डिस्कवर क्लियरली, टू डिस्कवर प्रॉपरली, तो अगर हमें किसी चीज को ढूंढना है तो हमें उस देश के हिसाब से चलना पड़ेगा, उस राज्य के हिसाब से चलना पड़ेगा, उस मिट्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा, उस लैंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जो जैसा है उसके हिसाब से ही ढूंढना पड़ेगा। तो एविडेंस, चलिए इसको मैं और इजी करके बताता हूं। अब अगर कोई मान लीजिए कि महाराष्ट्र का पढ़ा हुआ लड़का सिविल जज बन के बिहार में आ जाए और उसको ये डिसाइड करना है कि सामने एक जोड़ा है और उसमें लड़की क्लेम करती है कि ये मेरे से शादी कर चुका है, हम दोनों की शादी हो चुकी है, फोटोग्राफ्स नहीं है हमारे पास, ना ओरिजिनल है ना डुप्लीकेट है, कुछ भी नहीं है, ना मोबाइल में है ना कंप्यूटर में है, ना तो जीमेल पर है ना तो कहीं है, लेकिन हम लोग मैरिड हैं। गवाह आता है, गवाह बोलता है यानी पंडित बोलता है हाँ जी मैंने शादी करवाई। पंडित से जज साहब पूछते हैं, महाराष्ट्र वाले जज साहब पूछते हैं, अच्छा ये बताइए पंडित जी, 7 फेरा लगवाए थे, 7 वचन हुआ होगा, 7 फेरा हुआ होगा, सारा विधि विवाह से। पंडित जी पागल हो गए, बोले ये 7 फेरा क्या होता है? तो 7 फेरा मतलब 7 फेरे हुए थे क्या? लड़का लड़की ने आगे पीछे जो फिल्मों में दिखाते हैं, पहले लड़की चलती है कि पहले लड़का चलता है, जो भी है उतना नहीं पता। तो वो 7 फेरे हुए थे क्या? बिहार में नहीं होता 7 फेरा, सप्तपति नहीं होता है, लिखा गया है बट 7 फेरा नहीं हुआ। तो वो जो महाराष्ट्र वाले जज साहब हैं जो आके हैं सिविल जज बन करके, वो तो कहेंगे मैरिज इनवैलिड हो गया। फिर लॉ कहता है कि वो है, तो मैरिज उनके हिसाब से इनवैलिड हो जाएगा अगर स्ट्रिक्टली अगर लॉ देखा जाए। एविडेंस एक्ट वहां प्रोटेक्ट कर देगा, बचा देगा। एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर यही कस्टम चलता है, नहीं बैठे बैठे अगर कह दिया कि हाँ भाई अगर लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया 10 लोगों के बीच में, लोगों ने पूरा उनका अपना जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, वो उनके हिसाब से पूरा कर दिया। अब जो होता है ना, क्या क्या होता है, तिलक देना, दहेज देना, ये वो सब कुछ जो होता रहता है, वो पूरा सिस्टम उनके अपने हिसाब से हो गया, वो शादी वैलिड है, वो शादी क्या होगी, वैलिड हो जाएगी। तो एविडेंस एक्ट क्या करेगा? बिहार का एविडेंस बिहार में लग रहा है तो लॉ ऑफ लैंड क्या है? बिहार के धरती का नियम ये कह रहा है कि भले 7 फेरा ना हो, लड़का लड़की भले जमीन पर ही बैठे हुए थे, लेकिन लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया, शादी कंप्लीट हो गई और वो शादी वैलिड है, उसके बच्चे भी वैलिड हैं, नाजायज नहीं होंगे, वॉइड नहीं होंगे, वैलिड ही होंगे, इलिजिटिमेट नहीं होंगे, लेजिटिमेट होंगे। लेकिन यही बात वहां चले जाएं, महाराष्ट्र में चले जाएं या किसी और दूसरे स्टेट में चले जाएं, उसको नहीं मानेंगे, फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो एविडेंस का जो ये अब टर्म जो हम लोग रट के बैठे, इसका मतलब ये हो गया, भले हम समझ रहे हैं कि लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, लेक्स फोरी है, और लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ लैंड। तो एविडेंस जिस स्टेट में जिस जगह पर जैसे लगता है उसको ही हमें फॉलो करना पड़ता है, ये मतलब निकलता है लेक्स फोरी का इन रिलेशन विथ लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो जो जैसे जहां चलता है, जैसे एक और बच्चों वाला एग्जांपल दे, तो बहुत बच्चे वाला एग्जांपल, कहीं पर जमीन मापने के लिए, खेत नापने के लिए कट्ठा चलता है, बिगहा चलता है, हरियाणा में किला चलता है, उधर पंजाब दिल्ली में गज चलता है, जिसको जो चलता है चलता है, कहीं स्क्वायर फीट चलता है। तो जो जैसे अगर आके कोई गवाह बोल गया हाँ जी मेरा तो 2 बीघा जमीन है, अब 2 बीघा जमीन है, वो कहेगा नहीं जी तो गज में लिखा है, यार्ड में लिखा है, कोई कहेगा किला में लिखा है। तो जो जैसा वैसे उसे हिसाब से चलेगा। मतलब बच्चों समझने के लिए मैंने सिर्फ आपको बताया, बस टेक्निकली नहीं लीजिए, नॉर्मल समझने के लिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ लैंड और लेक्स फोरी का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। नाउ अब एक और छोटी सी चीज समझते हैं, बहुत बेसिक बच्चों वाली, और भी बच्चे वाली चीज शेयर करते हैं। ये बताइए मार्जिनल नोट्स और हेडिंग में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल नोट्स और हेडिंग? हेडिंग किसको बोलते हैं? आपके सामने मैंने एक एक्ट खोला हुआ है, आप जरा बताइए हेडिंग कौन सा है? हेडिंग किसको बोलते हैं? चलिए मैं सेक्शन नीचे दिखा देता हूँ, 4, 5, 6 देख, कोई भी सेक्शन देख लीजिए, हेडिंग कौन सा है? चलिए 5 है, इसमें हेडिंग कौन सा है बताइए जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगाना। Evidence may be given of facts in issue and relevant facts, ये सर ये हेड है सर। इसके बाद जो लिखा है सर
और उसके बाद जो लिखे ये हुए हेड सब है। मार्जिनल नोट है। और भी और कोई हेड वाले? कोई नहीं? चलिए, ये गलत आंसर है, ठीक है। देखिए समझिए, मैं बेसिक बताता हूँ। ये चैप्टर 2 लिखा है, ये लिखा है, ये हेड होता है। इसको हम लोग मार्जिनल नोट्स बोलते हैं, जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो। हालांकि टेक्निकली हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग रफली हमेशा बोल देते हैं इसी को हेडिंग हेडिंग हेडिंग, ठीक है। लेकिन आपको अगर लीगली स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली लीगल अगर बोलना है तो यहां पर इसको मार्जिनल नोट्स बोलते हैं। और जो मार्जिनल नोट्स लिखा होता है, जरूरी नहीं है कि उसका सही मतलब पूरा इसी में दिया हुआ हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर जो लिखा है वही अंदर भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मार्जिनल, मार्जिन समझते हैं ना, मार्जिन बचपन से सुनते आए होंगे, मार्जिन कि भैया लेफ्ट में इतना मार्जिन छोड़ दो, राइट में इतना मार्जिन छोड़ दो, ऊपर इतना मार्जिन छोड़ो, टॉप में बॉटम में मार्जिन। ऐसे जो बिजनेसमैन है वो क्या बोलते हैं, अरे सर मार्जिन ही नहीं है सर, इस सामान को बेचने में कोई मार्जिन नहीं मिलता है। तो व्हाट इज मार्जिन? कुछ बचना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, बिल्कुल छोटा हिस्सा। क्या होता है मार्जिन? बिजनेस के हिसाब से अगर बोले, बिजनेसमैन के लैंग्वेज में बोलते हैं सर मार्जिन बहुत कम है, बहुत मार्जिन का है, मतलब बहुत कम फायदा हो रहा है, बहुत कम पैसा कमा रहे हैं। तो वही चीज यहां पर लगाइए, वही थ्योरी यहां पर लगाओ। मार्जिन क्या है? बहुत छोटे में लिखा गया है, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू। अब इसका डिटेल वर्जन ये है, इसको बोलते हैं मार्जिनल नोट्स, और इसको बोलते हैं हेडिंग। ये हेड है, यही हेडिंग कहलाता है। यानी इसमें हेड में ये घुसा हुआ है, उसके अंदर मार्जिनल नोट्स है। आगे जो भी आपको दिखेगा 6, 7, 8 सब ये मार्जिनल नोट्स है। तो अब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जो लोग नहीं पढ़ना जानते हैं उनके लिए बता रहा हूं, जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है। नाउ एक और चीज, छोटी सी चीज, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन मिलता है, इलस्ट्रेशन आपके सामने इलस्ट्रेशन दिख रहा है, और भी इलस्ट्रेशन हैं ऊपर में। ये क्वेश्चन बड़ा सीधा ये है, क्या इलस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और एनी एक्ट? क्या इलस्ट्रेशन को हम किसी भी कानून का हिस्सा मानेंगे या उस लॉ का हिस्सा नहीं मानेंगे? वेदर इलस्ट्रेशन इंक्लूड्स और कमिंग अंडर द एक्ट? मानेंगे सर। यस सर, यस सर, पार्ट ऑफ द रूल, पार्ट ऑफ द लॉ है। कैसे सर, कैसे है? थोड़ा बताइए, हिंट दीजिए, गलत ही सही, इलस्ट्रेट की इंटरप्रेट करिए। इलस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है वो ओरिजिनल जो मतलब एविडेंस लिखा हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके अकॉर्डिंग मतलब फर्स्ट शुरुआत से ही वो लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन का वजूद क्या है? इलस्ट्रेशन की औकात क्या है? सर सिंपलीफाई करता है सर, सर ये सिंपलीफाई करता है सर। कि कोई अगर सर कोई चीज को सर क्रिटिकली लिखा होता है सर, उसको सर इलस्ट्रेशन के वे में सर उसको सिंपलीफाई किया जाता है सर, और सर और क्लियर किया जाता है। तो क्या इलस्ट्रेशन एग्जॉस्टिव होता है या नॉन एग्जॉस्टिव होता है? Illustrations are exhaustive in nature or not exhaustive in nature? नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर हाँ? होता है सर, नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर होता है सर। हाँ भाई, देखिए अच्छी बात है, मैं आपको आंसर दे देता हूं। देखिए इलस्ट्रेशंस, ये सब जो बता रहा हूं सब इंटरव्यू में पूछा है, आर टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट। ये ना मैं कह रहा हूं ना आप कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। महेश चांद शर्मा वर्सेज राजकुमारी शर्मा, ये सब पे लागू होगा, सब पे लागू होगा, चाहे वो सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, एविडेंस हो, कोई भी एक्ट हो, सब पे लागू होगा। सो इलस्ट्रेशंस आर टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट महेश चांद शर्मा वर्सेज राजकुमारी शर्मा। ये है AIR। AIR को मैं शॉर्ट में A लिख देता हूं, लेकिन फिलहाल अभी लिख रहा हूं
1996, सुप्रीम कोर्ट 896। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये क्या होता है, हिस्सा होता है। दूसरी बात, इलस्ट्रेशंस नॉन एग्जॉस्टिव होता है। क्यों होता है? इसका मतलब क्या हुआ? इलस्ट्रेशंस आर नॉट एग्जॉस्टिव, not exhaustive of the meaning of a section. What it means, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी सेक्शन के साथ अगर कोई इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसका मतलब आप बिल्कुल भी ये नहीं निकालेंगे कि जो मतलब दिया है वही उसका लिमिटेड मतलब है, यानी उसके अलावे भी कुछ और मतलब निकल सकता है। इट इज ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये मैटर इंटरप्रिटेशन का है, इंटरप्रिटेशन का है। यानी जो लिखा गया है इतना ही घटना नहीं घट सकती। जहां पर ये लिख दिया है ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, तो हमेशा ए का ही ट्रायल नहीं चल सकता, बी का भी ट्रायल चल सकता है। ऐसा नहीं है जबरदस्ती कि ये जो लिखा है यही होगा, यही मीनिंग होगा। इट मे बी समथिंग एल्स ऑल्सो। इट इज ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। नाउ अब एक और छोटी छोटी चीज, सब छोटी छोटी चीजें मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं, आपको पहले दिखा देता हूं उसके बाद। देखिए यहां पर एक टर्म आ रहा है, ऐसे रैंडमली आप लोग को शो कर रहा हूं, फैक्ट इन इशू। यहां लिखा गया है फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स एंड इंक्लूड्स, मीन्स एंड इंक्लूड्स शब्द का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब बता रहा है, वो किस चीज को इंक्लूड करेगा, किस चीज के रिलेटेड वो बात करेगा वही बताएगा। किस चीज से रिलेटेड बात करेगा वही बताएगा। सर ये तो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है सर। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है सर। नहीं है सर। अच्छा, और कोई आंसर? एनीथिंग एल्स? ये सब मिलेगा आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में, किसी भी एक्ट में मिलेगा, मतलब जानना जरूरी है। अगर कहीं भी आपको मीन्स एंड इंक्लूड्स मिलता है, इसका मतलब हो गया कि जिस शब्द के साथ, जिस परिभाषा के साथ, जिस टर्म के साथ मिल रहा है उस टर्म का मतलब वही होगा, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं होगा। इट मीन्स फैक्ट इन इशू का ये कंप्लीट डेफिनेशन है, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं है। हर में क्यों नहीं लिखा, हर एक शब्द के साथ क्यों नहीं लिखा जाता है? हर एक टर्म को डिफाइन करते समय लेजिस्लेचर ये लिख दे, सरकार ये लिख दे कि हाँ भाई मीन्स एंड इंक्लूड्स, मीन्स एंड इंक्लूड्स, मीन्स एंड इंक्लूड्स। मीन्स एंड इंक्लूड्स का मतलब होता है कि जो जितना बताया गया है वही उतना है। इट मीन्स एंड इंक्लूड्स इन द डेफिनेशन क्लॉज would indicate that the definition is exhaustive. The definition is exhaustive. Definition is complete. लिख लीजिए, लिख लीजिए। अगेन ये केस है, आपको मैं शेयर कर देता हूं। पी कसीलिंगम, कसीलिंगम या कासीलिंगम जो पढ़िए, पी कासीलिंगम वर्सेज पी एस जी कॉलेज। AIR, ये AIR का शॉर्टकट है, पहले बता दिया। 1995 सुप्रीम कोर्ट 1395, पी कासीलिंगम वर्सेज PSG कॉलेज। व्हाट इट मीन्स, यहां पर इसके लिए क्या है? द वर्ड मीन्स and includes in the definition clause, in the definition clause would indicate that the definition is exhaustive.
यानी कि वो डेफिनेशन कंप्लीट है, वो डेफिनेशन कंप्लीट है। मीन्स एंड इंक्लूड्स को और दूसरे दूसरे शब्द में भी लिखा जाता है। मतलब ये सब जो आप पढ़ेंगे कहीं कहीं, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई टेक्स्ट बुक में आप कोई मैटर पढ़ रहे हो, कोई इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हो, तो वहां पर अगर ये लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, वो चीज आपको जानना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर मीन्स एंड इंक्लूड्स नहीं लिखा है तो और भी कुछ लिखा रहेगा और उसका मतलब वही निकलेगा, मीन्स एंड इंक्लूड्स। ये लिखा रहे तो, और कॉम्प्राइज ये भी लिखा हो सकता है, और कंसिस्ट ऑफ ये भी लिखा रह सकता है। इन सब का मतलब एक ही होता है और ये तीनों एग्जॉस्टिव नेचर की बात करता है। ये तीनों बताता है कि जो चीज लिखी गई है, ये शब्द अगर लिख दिया इसका मतलब यही होगा, एग्जॉस्टिव। चलिए उतार लिया होगा आप लोगों ने। सर नाउ अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, प्रोवाइजो बहुत सुनते होंगे आप लोग, प्रोवाइजो प्रोवाइजो लगा रहता है। सीआरपीसी में बहुत ज्यादा प्रोवाइजो मिलते हैं, यहाँ तो ढूंढना पड़ेगा, बट यहाँ सीआरपीसी जब आप पढ़ेंगे खूब सारे प्रोवाइजो मिलते हैं। जिन लोगों ने भी किया है क्लास या नहीं किया है, पढ़ा होगा। प्रोवाइजो का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवाइजो? प्रोवाइजो का रोल क्या है? एक्सेप्शन। फिर मैं पूछ दूंगा एक्सेप्शन का मतलब क्या है। मतलब सर जो रूल दिया हुआ है वो एक जनरल रूल है, एप्लीकेबल होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है कि कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सर कंडीशन सर। कंडीशन, हाँ, एक तरह कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या समझे, लिमिटेड स्कोप, अनलिमिटेड स्कोप? नहीं सर, लिमिटेड स्कोप है। कंडीशन दिया हुआ है। एक तरह का लिमिटेशन सर होता है कुछ। देखिए पहली चीज तो ये समझिए, प्रोवाइजो अगर किसी भी डेफिनेशन क्लॉज के साथ लगता है, अभी आएगा तो अभी ये जो मैं बता रहा हूं ना सब इस्तेमाल करके दिखाऊंगा अभी जैसे जैसे आएगा, और आपको खुद भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। प्रोवाइजो कहीं भी दिख जाए इसका मतलब ये है कि जिस किसी भी प्रोविजन के साथ प्रोवाइजो मिला, उस प्रोविजन के साथ मिला करके ही पढ़ना है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, प्रोवाइजो मस्ट बी लिमिटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। जिस सब्जेक्ट मैटर पर प्रोवाइजो निकला है उसी मैटर के साथ उसको रिलेट करके उसी के अंदर ही पढ़ना है, उससे बाहर नहीं पढ़ना है। सो आप लिख सकते हैं, अब जो मैंने बोला, प्रोवाइजो में रिस्ट्रिक्ट रोक देता है, में रिस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन of the main provision, but must be limited to the subject matter, must be limited to the subject matter of enacting clause। यानी जिस चीज से जुड़ा है उसने में ही उसको डिस्कस करना है, उससे बाहर उसको ले जाकर के नहीं रखना है प्रोवाइजो को। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये देखिए छोटी छोटी बेसिक बातें आपको यहां पर शेयर कर दी, जो कि अपना प्रियम्बल से जुड़ा हुआ था। ये सारी बातें प्रियम्बल के अंदर लेकर के मैं आपको डील करके गया। अब हम लोग जरा डिस्कस करें, पार्ट 1 से शुरू करते हैं, और पार्ट 1 से जो शुरू होगा उसमें सेक्शन 1
सो व्हाट इज बेसिकली सेक्शन 1? सेक्शन 1 का क्या रोल है, कैसे इसको समझना है, वो जरा समझ लेते हैं। उससे पहले जो छोटी छोटी बातें हैं वो सारी मैंने आपको क्लियर कर दी। इसमें आप लोगों को मैंने बता दिया था कि स्टीफन साहब ने ड्राफ्टिंग करी थी 1872 का एक्ट, ठीक है। इसके पहले यानी कि स्टीफन साहब के पहले भी एक थे हेनरी समनर मैने, उन्होंने बिल बनाया था एविडेंस का, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि उस बिल के अंदर पूरे के पूरे जो प्रोविजंस थे वो कंट्री को यानी ब्रिटिश इंडिया को उस समय सूट नहीं करते थे, उस समय वो सूट नहीं करते थे, इस वजह से छोड़ दिया गया। तो इसलिए सीधा सीधा नाम याद रखना है क्या, सर जेम्स फिट्ज स्टीफन, ठीक है। तो सर जेम्स फिट्ज स्टीफन। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। सबसे पहले सेक्शन 1 जरा देख लेते हैं क्या है।